नमस्कार। आज के इस लेसन में प्राकल्पना की जो अवधारणा से आगे बात करेंगे हम। प्राकल्पना कितने प्रकार की होती है? अध्ययन के लिए, अनुसंधान के लिए जो प्राकल्पना प्रारंभ में निर्मित की जाती है, जिसके आधार पर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और जिसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर जिसकी परीक्षा की जाती है, ये प्राकल्पना अनेक प्रकार की हो सकती है। वैसे इसका कोई ये कहें कि जिस प्रकार का जो उद्देश्य है उससे संबंधित होती है, और भी प्रकार के इसके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ श्रेणियों के अंदर इसका विभाजन करके प्राकल्पना का, उसके विभिन्न प्रकारों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज। प्राकल्पना का एक प्रकार है अनुभवात्मक समानताओं पर आधारित प्राकल्पना। सामान्य विश्वास, मूल्य, अनुभव, कहावतें, मुहावरे, ये इसका स्रोत होते हैं जो कि समाज के अंदर सामान्य रूप से फैले होते हैं। और इन सामान्य जो विचार हैं उनको, जो कि समाज में, पूरे समाज में एक सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, वो प्राकल्पना का आधार हो सकते हैं। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुभवात्मक समानताओं पर आधारित प्राकल्पना कहलाती है। समाज में जो लोग रहते हैं वो कई समय पश्चात उनके जो सामान्य अनुभव हैं वो इन प्रकार की प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो एक हमारे समाज में प्रचलित है कि पक्षियों में कौवा चालाक होता है, मनुष्यों में नाई चालाक होता है, स्त्रियों में मालिन चालाक होती है। तो ये एक ज़रूरी नहीं ऐसा हो ही, लेकिन एक सामान्य जो विचारधारा है समाज के अंदर, वो काफ़ी लोग उसको मानते हैं, ऐसा कहावत या मुहावरों के रूप में दिखाई देता है। तो ये प्राकल्पना अनुभवात्मक समानताओं पर आधारित प्राकल्पना कहलाती है। दूसरी प्रकार की प्राकल्पना जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना होती है, जिसमें किसी तथ्य को या निष्कर्ष को आधार मान करके अन्य प्रारूप के साथ में उसकी तुलना की जाती है, उसका सहसंबंध स्थापित किया जाता है। और इसमें जो तथ्य हैं वो जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, यानी पैरामीटर बनाए जाते हैं इनमें विभिन्न तथ्यों के, और उनको आपस में तुलनात्मक रूप से उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग दुर्खीम के सिद्धांत की बात करें, आत्महत्या की, तो दुर्खीम ने आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया उसमें ये रखा कि गाँव की अपेक्षा शहरों में अधिक आत्महत्या होती है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। यानी इसमें लिंग पर आधारित तुलनात्मक जो पैरामीटर हैं जटिल आदर्श प्रारूपों के, या स्थान पर आधारित पैरामीटर है, आदर्श प्रारूप है, उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया गया। उसका आंकड़े इकट्ठे करके उसके आधार पर इसके निष्कर्ष निकालने के प्रयास किए गए। ये एक तरह से प्रारंभिक रूप से उसको, अध्ययन को कहाँ से किस प्रकार के तथ्य इकट्ठे किए जाएं, इसको स्टार्ट करने का एक तरीका अनुसंधान को, अनुसंधानकर्ता के पास में आ जाता है, क्षेत्र आ जाता है जिसके संबंध में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। विश्लेषणात्मक चरों से पर आधारित प्राकल्पना, तीसरा प्रकार विश्लेषणात्मक चरों पर आधारित प्राकल्पना। इसमें कहा गया कि एक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है या अनेक घटनाओं से जुड़ी होती है, परस्पर अन्योन्याश्रित होती है। किसी एक घटना के किसी एक कारण को या तथ्य को निश्चित नहीं किया जा सकता, अनेक कारक उसके होते हैं। लेकिन कौन सा कारक घटना को कितनी मात्रा में प्रभावित करता है, कितनी मात्रा में उसके साथ में सहसंबंधित है, ये जानने के लिए हम पारस्परिक उन चरों का विश्लेषणात्मक संबंध है वो प्रस्तुत करते हैं।
जैसे हम प्राकृतिक विज्ञानों में देखें तो एक अच्छी फसल के लिए क्या ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, उपजाऊ मिट्टी भी ज़रूरी है, खाद भी ज़रूरी है, जलवायु भी ज़रूरी है। तो अनेक कारक का परिणाम होता है एक अच्छी फसल। लेकिन किस कारक का कितना प्रभाव इस फसल के ऊपर पड़ता है, ये देखने के लिए हम क्रमशः एक एक कारक के अंदर परिवर्तन करते हैं, अन्य कारकों को वही रखते हैं। जैसे हमने अच्छा बीज काम लिया तो बीज का कितना प्रभाव फसल के ऊपर पड़ेगा, अच्छा खाद काम लिया उसके बाद में कुछ समय बाद में तो उसका प्रभाव, या मिट्टी है उसको बदल करके देखा तो कितना प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। अन्य सभी कारक हैं वो स्थिर रखे जाते हैं, एक कारक में बदलाव किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे हम बाल अपराध की बात करें सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में, तो बाल अपराध गंदी बस्तियां, झुग्गी झोंपड़ी या टूटते हुए विघ्न परिवार, अपराधी परिवार, और कई नियंत्रण का अभाव, कई सारे उसके कारक हो सकते हैं बाल अपराध के, जिनसे कि वो घटना जुड़ी हो सकती है, संगति उसका कारण हो सकती है। लेकिन किस कारक का कितना प्रभाव पड़ता है ये जानने के लिए हमें एक एक कारक का अध्ययन करना होगा और उसमें समानता के आधार पर पारस्परिक चरों को विश्लेषित करते हुए देखना होगा कि किस कारक का प्रभाव। जैसे बाल अपराध के संबंध में बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि परिवार की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार की जो प्राकल्पना है जिसमें कि हम कहें कि टूटे हुए परिवार या अपराधी परिवार या विघ्न परिवार या अनियंत्रित परिवार है, उससे बाल अपराध की दर है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। तो हमारे पास में एक क्षेत्र आ जाता है कि कहाँ से किसके संबंध में हम तथ्य हैं वो इकट्ठे करें। एक प्रकार प्राकल्पना का सकारात्मक कथनों पर आधारित प्राकल्पना होती है, जिसमें कोई भी कथन है वो कहा जाता है तो उसमें पॉजिटिविटी या सकारात्मकता उस कथन के साथ में जुड़ी होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक दयालु होती है, तो ये सकारात्मकता है एक स्त्री स्वभाव के प्रति, और इस प्रकार की प्राकल्पना है वो जब निर्मित की जाती है तो ये सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना कहलाती है। इसके अपोजिट दूसरा प्रकार, अन्य एक प्रकार प्राकल्पना का नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पना, जिसे हम यदि इस कथन को यूँ कहें कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में कम दयालु होते हैं, तो ये एक नकारात्मक प्रकार का कथन है। पुरुषों के लिए बात वही है लेकिन इसमें कथन में नकारात्मकता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं हैं वो नकारात्मक कथनों पर आधारित प्राकल्पना कहलाती है। और एक अन्य प्रकार प्राकल्पना का वो है शून्य कथन पर आधारित प्राकल्पना। शून्य कथन पर आधारित प्राकल्पना क्या है? शून्य कथन पर आधारित प्राकल्पना वह प्राकल्पना है जिसमें ना तो नकारात्मक कथन शामिल होता है और ना ही सकारात्मक कथन शामिल होता है, बल्कि उसमें निरपेक्ष विचार है या विश्वास अनुमान है वो शामिल होता है। जैसे हम इस कथन को ये कहें कि स्त्री और पुरुषों के बीच दयालुता को लेकर के कोई अंतर नहीं पाया जाता, यानी ये शून्य कथन पर आधारित, ना तो इसमें नकारात्मकता का भाव है ना ही इसमें सकारात्मकता का भाव है। तो इस प्रकार की जो प्राकल्पना है वो शून्य कथन पर आधारित प्राकल्पना कहलाती है। एक इसमें काम चलाऊ प्राकल्पना, जो कि प्रारंभ में हम किसी तीक्ष्ण विचार या अस्थायी अनुमान को तुरंत स्वीकार करते हैं जब घटना के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में और उसके बाद में क्रमशः जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है हम इस प्राकल्पना को परिवर्तित करते या इस विचार को परिवर्तित करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ये प्राकल्पना है ऐसे क्षेत्र में से ज़्यादा संबंधित है जिसके बारे में अभी हमें पूर्णतया जानकारी नहीं हो पाती है और एक निश्चित प्राकल्पना तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि हम प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर देखते हैं इस प्रकार की प्राकल्पना कि एक समय तक ऐसा विचार पाया जाता था कि
पृथ्वी के सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर। ये बरसात है वो इंद्रदेव की मेहरबानी से होती है, और यह पृथ्वी को है वो किसी सूअर ने गाय के सींग पे रखी हुई है, सूअर ने उठा रखा है। बहुत सारे ऐसे जो, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान सीमित उस वक्त साधन नहीं थे, और ऐसी स्थिति में कुछ अनुमान के आधार पे, अस्थायी अनुमान के आधार पर या तीक्ष्ण कोई अनुभव है कोई इस तरह का, वो उसका आधार बना करके प्राकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वे साधनों की या विज्ञान का विकास हुआ तो ये पाया कि नहीं, सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस विचार को उसके बाद में बदल करके वो वैज्ञानिक आधार पर अन्य विचार है वो प्राकल्पना के रूप में देखा गया। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हम किन्हीं तथ्यों की खोज करने पर जुटते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष पे उस प्राकल्पना को बदलते हुए पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राकल्पना के कई प्रकार हैं, वो हमने विभिन्न वर्गों के अंदर विभाजित करके उनको आज समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।